हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम। आज हम बेटा साइंस के जो चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चल रहा था उसके बारे में चलेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कक्षा में लोथर मेयर के बारे में, न्यूलैंड के बारे में, डॉबेनहाइमर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम बेटा किसके बारे में, आज हम मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने क्या बताया था उसके आधार पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेंडलीफ ने अपना इनके आधार पर इनके त्रुटियों को सुधार कर क्या किया था, एक आवर्त सारणी बनाया जिसे कहा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे बेटा, और 63 तत्वों में इन्होंने क्या किया, कार्बन लिखा और उनके गुणों के हिसाब से लिखा। और जब गुणों के हिसाब से नाम लिखा ना, तो एक आवृत्ति के बाद उसके नीचे वाले तत्वों, समान गुण धर्म वाले तत्व क्या हो रहे थे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ रहे थे। और फिर यहाँ पर जो मेंडलीफ था, मेंडलीफ के बारे में जो बताया गया क्या कि उन्होंने जो तत्वों का जो मेन है, उन्होंने कहा तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच में क्या किया, संबंधों का अध्ययन किया है बेटा। ठीक है, फिर मैंने बताया उन्होंने 63 कार्ड लिया था और 63 कार्ड में उन्होंने ऐसा उनके गुणों को लिखा और ऐसे अरेंज किया कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे क्या होते गए, उनके गुण वाले एक के नीचे एक गुण वाले समान गुण वाले तत्वों की आवृत्ति उनके नीचे होने लग गई। फिर उन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने 1872 में उनका जो बात था वो कहाँ छपा, जर्मन पत्रिका में छपा। और उन्होंने क्या किया, हाइड्राइड को, ऑक्साइड तथा हाइड्राइड को, ऑक्साइड तथा हाइड्राइड को किससे रिप्रेजेंट किया, R से रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार से अर्थात CO2 रहता था ना, तो इसको बोला RO2 कहा, CH4 कहा, CH4 का तो RH4 कहा। इस प्रकार से R के रूप में उन्होंने क्या किया, प्रदर्शित किया। फिर बताया मेंडलीफ ने किसी तत्व के समूह की में स्थिति का निर्धारण उनके यौगिकों के आधार पर किया। यौगिक के सूत्र तत्वों के संयोजकता ज्ञात की, वर्ग या समूह के क्रम उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन की सापेक्षता को दर्शाती थी। जैसे जिस तत्व का ऑक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम तत्व में, और जिनका RO है वे द्वितीय समूह में होते थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, R2O, RO ये प्रथम है, ये द्वितीय, फिर R2O3, इस प्रकार से आगे बढ़ता था और उनका क्रम इसी प्रकार बढ़ते रहता था। फिर उन्होंने क्या कहा, मेंडलीफ ने अपनी उपलब्धियां बताई कि तत्वों के अध्ययन में सहायक, उन्होंने क्या बताया, जो तत्वों के अध्ययन में जो क्रमिक जो तत्व थे ना, एक ओर से दूसरी ओर जा रहे थे, उनमें क्या करता, क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ता था और वे उनके नीचे जितने भी तत्व आते थे उनमें समानता दिखाई पड़ती थी। फिर जो दूसरा था बेटा नए तत्वों की खोज में, उन्होंने क्या किया था, नए तत्वों की भविष्य में खोज होगी इसलिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, जिसके लिए वो क्या होता था, बहुत ही सहायक था। तीसरा संदिग्ध परमाणु में सुधार, संदिग्ध के परमाणु में क्या, जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया, इसे त्रिसंयोजक ना मानकर द्विसंयोजक माना गया और उनका स्थान लिथियम के और बोरान के बीच में रख दिया गया। इस हिसाब से क्या हुआ, उन्होंने उनके गुणधर्मों के आधार पर बेरिलियम तत्व को क्या कर दिया, सही स्थान पर पहुंचा दिया। फिर अक्रिय गैसों को स्थान, जैसे आप जानते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, क्रिप्टॉन, इन और खासकर हीलियम, नियान और आर्गन जैसे अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनके लिए कोई क्या था, स्थान नहीं लगाया था। लेकिन जब खोज हुई तो उनके लिए क्या किया गया, अलग से आवर्त सारणी बनाकर नौवां स्तंभ या नौवें स्तंभ के आधार पर उनको क्या किया गया, नौवें स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रैमसे के द्वारा जोड़ दिया गया अक्रिय गैसों के लिए।
फिर इनकी कमियां भी थी कि हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, ठीक है, कभी H प्लस के रूप में दिखाई पड़ता था, कभी H माइनस के रूप में दिखाई पड़ता था। फिर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, कुछ ऐसे तत्व थे जैसे कोबाल्ट है, निकिल है। कोबाल्ट ज्यादा क्या था, भारी था निकिल की अपेक्षा, इसलिए फिर भी क्या किया गया था, निकिल को बाद में रखा गया, कोबाल्ट को पहले रखा गया। ऐसे समस्थानों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया और सबके परमाणु भार अलग अलग थे, उनको साथ में रखा गया, एक प्रकार के समस्थानिकों को एक साथ नहीं रखा गया। फिर क्या हुआ बेटा, तत्वों के एक दूसरे की ओर बढ़ने की परमाणु भार नियमित नहीं थी, जो एक के बाद दो, दो के बाद तीन नियमित क्रम होना चाहिए था, वो नहीं था, ये उनकी कमियां थी। अब इनकी कमियों को दूर करने के लिए क्या हुए, मोसले नामक एक रसायनज्ञ आए और उन्होंने क्या किया, एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले को कहा जाता है बेटा। इन्होंने ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणुओं को एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और उन्होंने मोसले के काम से परमाणु के एक और गुण की पहचान है जिसे परमाणु संख्या कहा गया। और क्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान है, यह तत्व किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर उन्होंने एक परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण करने का आधार सुझाया। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होती है। अतः मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन 1913 में हुआ था बेटा, ठीक है, और इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। और इसमें जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसका आवर्ती, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसका आवर्ती फलन होता है, इसको याद रखिएगा। फिर हमारे पास उनका एक सारणी दिया गया है। अब आवर्त सारणी में क्या किया गया था, 18 वर्ग थे और 18 वर्ग अर्थात इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं उसको 18 वर्ग और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, ठीक है। और जिसमें आवर्त समूह के बारे में कैसे था, 1 2 3 इस प्रकार से था, 1 2 था, फिर 13 14 15 16 17 18 तत्व सामान्य तत्व, 1 2 13 14 15 16 17 और 18 क्या कहलाते थे, सामान्य तत्व कहलाते थे। और 3 से 12 तक के जो तत्व होते थे, 3 से 12 तत्व के वह सक्रिय या संक्रमण तत्व कहलाते थे। इसमें नीचे में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट करके 14 के ग्रुप में 2 डिब्बे हुआ करते थे बेटा, वह क्या कहलाता था, सबसे नीचे में जिसे लैंथेनाइट कहा जाता था। इसी प्रकार से आवर्त के बारे में बात करें, बाएं से दाएं और बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में, बाएं से दाएं ओर बढ़ते हैं तत्व की परमाणु संख्या में वृद्धि होती है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और इसके बाद विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इसको बताया गया था। अब इनकी कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे, जो इनकी जो उपलब्धियां थी उसके अंतर्गत इनकी जो क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में बात करेंगे। आवर्त सारणी में ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था, परमाणु संख्या पर आधारित था। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई थी। यह विभिन्न तत्वों के क्रमिक गुणों के परिवर्तन को अधिक स्पष्ट करता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बात को बताया था इसने आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है बेटा। और तत्वों के आवर्ती गुण क्या होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जब तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो उसमें आवर्तिता निरंतर क्या होती है, परिवर्तन हो रही है, जो बढ़ते हुए क्रम में जब परिवर्तन होता है तो उसे आवर्तिता कहते हैं। और बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी पुनर्वृत्ति होती है, उसे ही आवर्तिता का आधार है। अर्थात आवर्त सारणी में जब हम वर्ग से नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, तब हमें भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन मिलते हैं।
ठीक है बेटा, तो जब दाएं से बाएं जाए ऊपर से नीचे जाते हैं तभी हमको क्या मिलता है, परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। तो अब हम चलेंगे क्या, संयोजकता। संयोजकता किस प्रकार से होता है, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी समझ सकते हैं। संयोजकता कैसे होती है बेटा, किसी परमाणु किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे जो अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे ही उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब परमाणु का आकार, अब परमाणु का आकार, सभी तत्वों के परमाणु का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। उनके आकारों की त्रिज्या उनके परमाणु त्रिज्याओं के मान पर निर्भर किया जाता है। अगर परमाणु त्रिज्या जितना अधिक होगा तत्वों का आकार भी उतना ही अधिक होगा, और आकार अधिक होगा तो उसके परमाणु का आकार क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में भी जान सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा ध्यान से समझेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसीय अवस्था में किसी विन्वित परमाणु में सबसे दुर्बलता से बंधे बंध को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, जब कोई तत्व ना क्या होता है, जो परमाणु कब गैसीय अवस्था में होता है तो उसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको आसानी से जितना निकालने पर जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं बेटा। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका इलेक्ट्रॉन मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या परिभाषा है, इसे पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधात्मय होती है तो आप जानते हैं, तथा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। ये भी जानते हैं कि जो भी अधातु होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात वो हमसे ऋण लेता है। ऋण लिया मतलब ऋणी हो गया, इसलिए वो क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश होता है तथा इससे ऊर्जा निकलती है, और निकलती हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, हम जब इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं, जब हमने किसी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होता है, उससे एक ऋण आवेश आता है। मान लिया जाए इसने ले लिया है, H है, ये ऋणात्मक है, मान लिया जाए इस प्रकार से कि SO4 2-, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ये ऋण चिन्ह क्या बताता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, निकली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ऋण विद्युतता के बारे में भी पढ़ लेते हैं बेटा। जब किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा, जब किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को युग्म, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को जब अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, जब किसी यौगिक के अणु में परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता कहते हैं। मतलब जो किसी धन आवेश को क्या कर लेता है, साधारण भाषा में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, हम विद्युत ऋणता कहते हैं। तो बेटा ये तो थ्योरी चैप्टर था, जितना मैंने हो सका समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको थोड़ा समझ के अपने से भी पढ़ें, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर में पढ़ाने लायक, समझाने लायक ज्यादा बातें नहीं थी। उम्मीद करता हूँ मैं जो बताया हूँ आप इसको नोट करेंगे, जो जो टॉपिक बताया हूँ उसको मोटी मोटी बातों को याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया, और फिर हम अगले वीडियो में हमारे अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो मैं करीम आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।